हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ABCD एकेडमी यूपीएससी। आज की क्लास में हम यूपीएससी सीएससी के प्री एग्जाम्स में 2013 से 2022 तक भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि पिछले एक दशक में यूपीएससी सीएससी के प्री एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। इस समय इस प्रकार की कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप कम समय में संपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस कर अपने रिवीजन कार्य को इन प्रश्नों के लेवल को देखते हुए कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। एप्सिनी का पठार, एप्सिनी का पठार अरब में है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सही नहीं है। ऑप्शन सेकेंड है, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है तो ये करेक्ट आंसर है। इसमें से एक ही करेक्ट होगा तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा 87 नंबर का, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है घड़ियाल, ऑप्शन सेकेंड है लेदरबैक टर्टल, ऑप्शन थर्ड है अनूप मृग। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से संकट उत्पन्न प्राणी है। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ये तीनों हैं, मुझे लगता है तीनों हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर का क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है अभियंत्रिकी, ऑप्शन बी है कागज व लुगदी, ऑप्शन सी है वस्त्र उद्योग और ऑप्शन डी है ताप शक्ति। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वस्त्र उद्योग। हालांकि डी में भी ताप शक्ति में भी लगता है, लेकिन वस्त्र उद्योग में अत्यधिक खपत होती है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वस्त्र उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 64, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कपास, सेकेंड है मूंगफली, थर्ड है धान और फोर्थ में है गेहूं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन ए है 1 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, गेहूं जो होता है वो रबी की फसल होती है, तो ये आंसर आपका सही नहीं होगा, तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कपास दिया है तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं, तो 1, 2 एंड थर्ड, ये तीनों क्या है, खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है तो ये गलत है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, ये गलत है। ऑप्शन सेकेंड है अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है तो ये सही है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन थर्ड है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है तो ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे आंसर देखिए क्या दिए हुए हैं, तो में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का कौन सा या कौन से कथन सही हैं, तो इसमें से आपका बी ऑप्शन पे दिया है केवल 2, तो केवल 2 ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। ऑप्शन 1 है उच्च भ्रंश अंश, ऑप्शन सेकेंड है निम्न सल्फर अंश, ऑप्शन थर्ड जो है निम्न भ्रंश संगलन तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ये दिए हुए हैं कूट। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट आंसर ए केवल 1 एंड 2 सही है, तो केवल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यधिक क्या होता है, गर्म होता है या अधिक होता है, ऐसा भी कह सकते हो। इसका या इसके क्या कारण है बताना है। ऑप्शन ए है, मतलब जो महाद्वीप होते हैं उनका तापमान अधिक होता है और जो महासागर होते हैं उनका कम होता है, यहीं पे बताना है, मतलब तट का बताना है, दोनों के तट का।
तो ऑप्शन 1 है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ऑप्शन सेकेंड है महाद्वीपों महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। ऑप्शन थर्ड है अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता। ऑप्शन फोर्थ है तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा। नीचे कोड दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नीचे कोड दिए हुए हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी में है 1 2 3 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक सही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है या अधिक होता है। इसका क्या कारण है? तो इसका पहला ही कारण है कि भूमि और जल के बीच का तापीय अंतर, दोनों में तापों में क्या होता है? भिन्नता होती है। तो इस कारण से यहाँ का तापमान अधिक होता है, एक जगह का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं है या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनकी कीट निरंतर वितान बनाते हो। ऑप्शन सेकेंड है बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो। ऑप्शन थर्ड है आदि पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां क्या होता है? ऑप्शन ए है उष्ण, कोष्ण लिखा हुआ है लेकिन कोष्ण नहीं होगा, उष्ण होगा। ऑप्शन ए है उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं। तो वायुमंडलीय धाराओं से मत्स्य का कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है नदियां महासागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती हैं। ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है बट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहां पर उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है वहीं पर मछली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, एक तरफ वहां से होकर बहने वाली नदियां दी हैं। पहला ऑप्शन है जिम कार्बेट, मतलब कार्बेट लिखा हुआ है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, वहां से गंगा नदी बहती है। नहीं, ये सही नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस नदी बहती है, ये भी सही नहीं है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, वहां से कावेरी नदी बहती है, तो ये भी सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो कोई भी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय विकिरण, सेकेंड है भूतापीय ऊर्जा, थर्ड है गुरुत्वीय बल, फोर्थ है प्लेट संचलन, फिफ्थ है पृथ्वी का घूर्णन और 6 नंबर का आंसर है पृथ्वी का परिक्रमण। क्या दिया हुआ है कुछ, इसको सॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा छोटा। उपयुक्त में से कौन सा या से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन ये पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार? ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 5 6, ऑप्शन सी है 2 4 5 6 और ऑप्शन डी है सभी, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही हैं। पृथ्वी पर गति परिवर्तन लाने के लिए ये सभी जिम्मेदार हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवड़ जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवड़ जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है? अलवड़ जल का मीठे जल से है लेना देना, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर अधिकांश जल जो है, जो मीठा जल है, वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और जो अधिकांश, अगर बर्फ वहाँ पे जमने के बाद का अगर सेकेंड नंबर पे देखें तो कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन बी है अलवड़ जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, फिलहाल झीलों में थोड़ा बहुत मात्रा में किसी किसी में पाया जाता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है भूमिगत जल के रूप में, और हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, सही है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ये भी सही है।
ऐसा क्यों है, कारण बताना है। एक रेखीय विवरण रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ऑप्शन 1 है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, इस कारण से पूर्व की ओर बहती है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यह विंध्य एवं सतपुड़ा, यह विंध्य एवं सतपुड़ा के बीच बहती तो है, बट ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, केवल एक सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, ये भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग ऋतुओं में दिन रात और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है, तो ऑप्शन ए है पृथ्वी का अक्ष अपने घूर्णन, ये भी गलत है। अलग अलग जो पूछ रहा है कि अलग अलग समय में मतलब क्या होता है, दिन रात में विभिन्नता होती है, क्यों होती है, ऑप्शन ए है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी है पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति का परिक्रमण, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है स्थान का अक्षांशीय स्थिति, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा जब कोई सही नहीं है तो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। इसमें 2014 से संबंधित जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं यूपीएससी में, इन्हें भी। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग अर्थात 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कार्यक्रम या परियोजनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ मंत्रालय दिए हुए हैं। सूखा पर्वत क्षेत्र एवं कार्यक्रम ये कृषि मंत्रालय के तहत आता है, ये गलत है, ये भी नहीं, ये सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड है मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड है वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत, ये भी सही नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा, सही सुमेलित है, तो कोई भी सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है डम्फा टाइगर रिजर्व, ये मिजोरम में पड़ता है, पूछा मिजोरम में है, सही है, ये मिजोरम में भी पड़ता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सिक्किम में पड़ता है, ये गलत है, सिक्किम में नहीं है, आई थिंक ये त्रिपुरा में पड़ता है। ऑप्शन थर्ड है सारामती शिखर, ये नागालैंड में पड़ता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, सुमेलित में बताना ऑप्शन है केवल एक। ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है, मृदा का अपक्षय पूछ रहा है, किससे संबंधित। ऑप्शन ए है वेदिका कृषि, ऑप्शन सेकेंड है वनोन्मूलन, ऑप्शन थर्ड है उष्णकटिबंधीय जलवायु। मृदा अपक्षय की समस्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड तो सही हो ही जाएगा। वेदिका कृषि से कोई लेना देना नहीं है इसका, और ना ही उष्णकटिबंधीय जलवायु से लेना। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, सही उत्तर हो जाएगा केवल दो किसमें है, ऑप्शन बी में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय जलवायु, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑप्शन सी है मानसूनी जलवायु या मानसून जलवायु, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूप अभिलक्षण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मानसूनी पवनों का, जो मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं तो वो मानसूनी जलवायु हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 है बराक, ऑप्शन सेकंड है लोहित, ऑप्शन थर्ड है सुबनसिरी। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। 45 क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। बराक नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती, तो ये सही नहीं होगा। अगर ये सही A1 सही नहीं है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, इसमें 1 है। ऑप्शन सी भी सही नहीं है क्योंकि उसमें 1 है, और ऑप्शन डी भी सही नहीं है, इसमें भी 1 दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 सही है। हमें नहीं पता ये दोनों बहती हैं या नहीं बहती हैं, बट ये देखो करेक्ट आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको आप एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं लोग,
आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए। आर्द्र भूमि एक तरफ दी हुई है, एक तरफ नदियों का संगम दिया हुआ है। हरिके आर्द्र भूमि या हरिक आर्द्र भूमि व्यास और सतलज नदी का संगम है। बिल्कुल सही है, ये संगम है। हरिके आर्द्र भूमि इन्हीं के संगम पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये बनास और चंबल नदी के संगम पर है। नहीं, ये बनास और चंबल नदी के संगम पर नहीं है। कि है? नहीं है। ऑप्शन थर्ड है कोलेरू झील, ये मूसी एवं कृष्णा नदी के संगम पर है। ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 केवल सही है। 1 उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछा है, तो आपका पॉजिटिव ऑप्शन 1 में ही एक दिया हुआ है केवल, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऑप्शन 1 है कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर पाई जाती हैं। नहीं, कार्डमम की पहाड़ियाँ 48 नंबर का क्वेश्चन है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर पाई जाती हैं। नहीं, कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन सेकेंड है कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर पाई जाती है। नहीं, कैमूर की पहाड़ियाँ भी ये मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक पाई जाती हैं, तो ये भी कोंकण तट पर नहीं है। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन सेकेंड नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 इसमें दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सेकेंड इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अगर एक दो ऑप्शन आप जानते हैं तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 ये ज्योग्राफी का सारे क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के जो 2014 में पूछे गए हैं। अभी इसके बाद 15 का, फिर 16 का, इस तरह से हम 22 तक कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। टर्की किन के मध्य स्थित है? पूछ रहा है जो तुर्की है उसी को टर्की भी बोलते हैं। अब किसके मध्य, किन दो, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए, किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन 1 है काला सागर और कैस्पियन सागर, इनके मध्य स्थित नहीं है। ऑप्शन बी है काला सागर और भूमध्य सागर। हाँ, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है कौन? टर्की। ऑप्शन सी भी पढ़ लें, सूरज खाड़ी और भूमध्य सागर। ऑप्शन डी है अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। नहीं, ये सब नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का कौन सा सही क्रम होगा? अब बोल रहा है ये दक्षिण से आप नीचे की तरफ, मान लीजिए दक्षिण ऊपर जा रहे हैं, तो कौन सा सही क्रम होगा? ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर 52 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग बता भी सकते हैं अगर आता है तो नीचे से ऊपर जाने पर सबसे पहले पड़ेगा जकार्ता। ये नीचे अभी डूबने की स्थिति में है, इंडोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन थर्ड पहले नंबर पे आएगा ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड पहले पे किस में है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। पहले नंबर पे आएगा, देन सिंगापुर, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, थर्ड के बाद सेकंड नंबर पे फोर्थ आएगा। तो फोर्थ किस में है? ऑप्शन सी में है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ के बाद 1 बैंकॉक, फिर हनोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 है किन्नौर, सुपारी के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ये गलत है, सुपारी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन सेकंड है मेवात, आम के लिए प्रसिद्ध नहीं, ये भी आम के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन थर्ड है कोरोमंडल, सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ये भी प्रसिद्ध नहीं है। तो ऑप्शन ये तीनों गलत हो गए। तो तीनों रॉन्ग किस में दिया है? ये पूछा सही सुमेलित बताना था, तो कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी कि कोई नहीं, मतलब कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं, एक दूसरे तरफ उससे जुड़ने वाले शहर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 है NH4। NH4 का मतलब नेशनल हाईवे संख्या 4। नेशनल हाईवे 4 चेन्नई और हैदराबाद को जोड़ता है। सही है,
नहीं, ये सही नहीं है। नेशनल हाईवे 4 चेन्नई और हैदराबाद को जोड़ता है, ये भी सही नहीं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब ये लास्ट में आंसर देख लेंगे क्या होता है। ऑप्शन सेकेंड है NH6, मतलब नेशनल हाईवे 6 मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड है NH15 अहमदाबाद और जोधपुर को जोड़ता है, ये भी सही नहीं है। तो इसका सारे आंसर क्या हो, यहाँ सही बताना था, सही कोई तो है नहीं, तो सारे आंसर गलत हो गए। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है। तो चलिए ये फ्रेंड्स, ये 2014 के कंप्लीट हो गए। अब हम 2015 के स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स ये 2015 में पूछे गए ज्योग्राफी के सारे प्रश्न हैं। आइए जल्दी जल्दी इन्हें भी कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मतलब इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 भी बोलेंगे क्योंकि 5 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। ऑप्शन बी है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरले ही होता है। ऑप्शन सी है कोरियालिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। ऑप्शन डी है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। क्या कारण है, तो इसका 5 का कारण होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोले कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये विरल होते हैं। ठीक, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग समझ कर ही सकते हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए है असम और राजस्थान। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन सी है असम और गुजरात। ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है गुजरात। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा भी यही है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है भितरकनिका नेशनल पार्क। ऑप्शन बी है केबुल लमचाओ नेशनल पार्क। ऑप्शन सी है केला देवघना नेशनल पार्क। ऑप्शन डी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप लोगों को पता ही होगा, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है हम लोगों का, वो है ऑप्शन बी केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रभाव की व्याख्या किससे होती है। विषुवतीय प्रतिधाराएं जो होती हैं वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव मतलब में चलती हैं। विषुवत रेखा के आज 5 डिग्री 0 से 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर में चलती हैं। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये घूर्णन के कारण चलती हैं। पूछ रहा किस कारण से चलती हैं। ऑप्शन बी है दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जिसको कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। ऑप्शन सी है जल की लवणता में अंतर के कारण। ऑप्शन डी है विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल यानी मेखला इन बेल्ट का होना। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है ऑप्शन बी, अर्थात दो विषुवतीय प्रतिधाराओं का अभिसरण, अर्थात ये जो विषुवतीय रेखीय धाराएं होती हैं उनके सहारे से वह खिसकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान और एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है श्रीशैलम, ये नल्ला मलाई पहाड़ियों पर है। पूछ रहा है या नहीं है, तो ये है श्रीशैलम कहाँ है, नल्ला माला पहाड़ियों पर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे देखते हैं, ऑप्शन सेकंड है ओमकारेश्वर सतमाला पहाड़ियों पर है, तो नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन सेकंड गलत है। ऑप्शन थर्ड है पुष्कर महादेव पहाड़ियों पर है, तो ये भी गलत है, महादेव पहाड़ियों पर नहीं है। तो ऑप्शन हम लोगों का केवल 1 सही है, तो केवल 1 किस में दिया है, ऑप्शन ए में। यहाँ पूछ रहा था सही सुमेलित, तो ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है, 2015 के सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसको देखते हैं। ऑप्शन 1 है मध्य एशिया, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व एशिया, और ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी है मध्य अफ्रीका। गोलन हाइट किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 33, गोलन हाइट्स मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है वंशधारा, सेकंड है इंद्रावती, थर्ड है प्रणहिता और फोर्थ है पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? आपको बताना है कौन कौन सी ऊपर जो दी है कौन से ऐसी सहायक नदी है। ऑप्शन 1 है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी है केवल 2 एंड 3। तो बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 36, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 3 सही हैं, पेन्नार और वंशधारा सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में एक मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? ऑप्शन 1 है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित जो भी क्षेत्र नीचे दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्णपाती वन तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है दक्षिण सौराष्ट्र और ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये तीनों वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द बहुत ही अच्छा है, करंट से संबंधित कई बार आता है। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? देखो यहाँ लिखा भी है समाचारों में देखा जाता है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, ऑप्शन बी है पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जिसमें शैल गैस उपलब्ध है, ऑप्शन सी है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है, ऑप्शन डी है मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों यानी मेटेओरॉइड्स की खोज से संबंधित है। बताना आपको कौन सा करेक्ट आंसर। गोल्डीलॉक्स जोन किसके संदर्भ में प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा डाउन कर ले, जूम ही रहने दो। देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49 है हरित जलवायु निधि अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये भी करंट से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर पेपर वर्तमान में आ रहा है तो करंट से संबंधित ऐसे ही सिलेबस से संबंधित आएंगे। मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन आपके करंट में आ रहे हैं तो वो 20-25 किसी ना किसी सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। जैसे कोई इन्वायरमेंट से संबंधित होगा, कोई ज्योग्राफी से, तो कोई पॉलिटी से, तो कोई मान साइंस एंड टेक से भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है। करंट का अस्तित्व तो वैसे कुछ नहीं है, बस इन्हीं सब्जेक्ट में आप जोड़कर पढ़िए। अब मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं करंट के, तो अलग अलग सब्जेक्टों में बांट दीजिए और करंट का मामला ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 का है हरित जलवायु निधि फंड अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है यह विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ऑप्शन सेकेंड है इसे यूएनईपी और OECD एशिया विकास बैंक और विश्व विकास बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इसका यूएनईपी और OECD वाला आंसर गलत है। पूछ रहे कौन सा उत्तर सही है, तो सही आंसर केवल 1 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती? ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है नंदा देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है नेवरा वैली नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है नामदफा नेशनल पार्क। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ पे पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
58, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ऑप्शन ए है सोरा, ऑप्शन बी है सेल फास्फेट या रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी है कोककारी यानी कि कोकिंग कोयला, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोककारी या कोकिंग कोयला, यानी क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। वेगांग गंगा सहयोग जो कि 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से देश प्रतिभागी नहीं है? पूछ रहा है वेगांग गंगा सहयोग जो कि 6 देशों की पहल है, इसमें से कौन सा देश जो है उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बिल्कुल इसमें नेगेटिव पूछ रहा है, कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, तो पहला ऑप्शन यही हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। सेकेंड है कंबोडिया, तो कंबोडिया शामिल है। ऑप्शन थर्ड है चीन, चीन भी शामिल नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्थ ऑप्शन में म्यांमार शामिल है। फिफ्थ है थाईलैंड, ये भी शामिल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 एंड 3, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है पूरे वर्ष 30 डिग्री एन का मतलब नॉर्थ, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं अर्थात वेस्टर्लीज कहलाती हैं। ऑप्शन सेकेंड है वेस्टर्लीज कहलाती हैं, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। 66 का ये रॉन्ग है, सही नहीं है। ऑप्शन सेकेंड है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहितियाँ अर्थात मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकेंड सही है, ये सही है। ऑप्शन 1 सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही या से सही है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1 है केवल एक, तो एक सही नहीं है, ये भी सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सेकेंड केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लोग, आप लोगों को तो ये पता ही होगा, वर्तमान समय में तो पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने इसका इमेज भी देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मेघालय में पाए जाते हैं, जहाँ पे जड़ों के पुल बना देते हैं लोग। ठीक, तो ये मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किन के कारण होता या होते हैं? ऑप्शन 1 है सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही है, सूर्य का गुरुत्वीय बल होता है, ऑप्शन 1 सही है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ये भी सही है। ये ज्वार भाटा के लिए पूछ रहा उत्तरदायी कारण क्या है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होता है। ऑप्शन थर्ड है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये भी तीसरा भी सही है। तो ये तीनों आंसर सही है। तीनों किसमें सही दिए हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर बताना है। तीनों किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किन क्रियाकलापों में भारतीय दूर संवेदन अर्थात IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित था, ये ज्योग्राफी से संबंधित भी कह सकते हैं इसे आप। चलो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 1 है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन क्रियाकलापों में भारतीय दूर संवेदन अर्थात IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? फसल की उपज का आकलन करने के लिए किया जाता है, उसके ऑप्शन क्या क्या हैं नीचे देखते रहेंगे तो सॉल्व करते रहेंगे। थोड़ा जूम करते हैं, चलो ऐसे ही देखते हैं। फसल की उपज का आकलन करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ऑप्शन सेकंड है भौम जल अर्थात ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है खनिज का अन्वेषण करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है, ऑप्शन थर्ड भी। फोर्थ नंबर है दूरसंचार और फिफ्थ नंबर है यातायात, ये दोनों मुझे लगते हैं गलत है। क्या बताना है इसमें? उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4th और 5th सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 1, 2 इसमें तीसरा दिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और 4th, 5th इसमें भी, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है मिजोरम। उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? ऑप्शन 1 है केवल एक, क्या वन दिया है यहाँ देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन किसमें पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या मिजोरम में? ऑप्शन ए है केवल एक में, ऑप्शन बी है 2 और 3 में, ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, ऑप्शन सी है 1 और 3 में, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 में। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता और मिजोरम में पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 3। तो 1/3 किस में है? सी में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 2015 का प्रश्न है ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 77 पेपर ए, मॉडल पेपर ए का है ये। 77 दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? ये पूछ रहा है दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है लेबनान, ऑप्शन डी है इजराइल। 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्डन। निगेटिव पूछ रहा है इसका, कौन सा भूमध्य सागर तक फैला नहीं था, किसी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो हो जाएगा जॉर्डन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पूछ रहा है जो सागौन होते हैं वो किस वन में, समझ ऐसे साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जो सागौन होते हैं वो किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन सेकेंड है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी है या इससे थर्ड भी बोल सकते हो, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, ऑप्शन डी है घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो सागौन के जो पेड़ हैं 78 का आंसर हो जाएगा ए, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2015 का जितने भी ज्योग्राफी में पूछे गए क्वेश्चन हैं यूपीएससी के वो समाप्त होते हैं। अब 2016 का स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से, उसे भी आइए समाप्त कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, देख लेते हैं एक नज़र। और हाँ, अगर जिन्हें भी पीडीएफ वगैरह चाहिए इन सभी के मतलब सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ चाहिए 2013 से 2022 तक, जितने भी पीडीएफ चाहिए वो 5 तारीख को हमारे इसी चैनल पे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, उस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जितने भी सब्जेक्ट अभी बने हुए हैं, अभी ज्योग्राफी का बना है सेकेंड, अब अगली क्लास बनेगी उसके बाद उसका अलग अलग पीडीएफ मिलता रहेगा, जब जब क्लास होगी उसका पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो 2016 का यूपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। इसमें थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिएगा। बस 2016 का इस तरह है, बाकी सारे साफ हैं। तो देखते हैं 23rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण अर्थात NGRBA की प्रमुख विशेषताएं हैं? ऑप्शन 1 है नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, ऑप्शन सेकेंड है यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, ऑप्शन थर्ड है NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो 23rd का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 1 और 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? ऑप्शन 1 है दिबांग, सेकंड है कमेंग और थर्ड है लोहित। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 28
में सही उत्तर का चयन करना है। तो ये तीनों दिबांग, कमेंग और लोहे तीनों सहायक नदियां हैं इसकी ब्रह्मपुत्र की, तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, या चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर के तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसको आप याद रखिए। ऑप्शन सेकंड है, या केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। क्वेश्चन नंबर 41 का ना तो पहला सही है और ना ही सेकंड सही है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट, ये ऊँट की कोई नस्ल है, के बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र तल के 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ऑप्शन सेकंड है, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। ऑप्शन थर्ड है, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। नीचे दिए गए कोड में से कौन सा सही उत्तर चुनना है? पॉजिटिव आंसर ऑप्शन 1 है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि तीसरा सही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के एक पौधे की नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस राज्य में खोजी गई? यह करंट से संबंधित क्वेश्चन है। फिलहाल अब आ गया तो देख लीजिए। 45 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप से संबंधित है। बस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट से संबंधित है इसलिए हमने जल्दी से कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? पूछ रहा कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। आप लोग वर्तमान में भी खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों के नाम जरूर याद रखिए, पूछे जाते हैं कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 70 मतलब 70 का ऑप्शन है ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी ओमान और डी है कुवैत। कौन सा देश नहीं है खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य देश नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है कैम्ब्रे बेसिन, ऑप्शन सेकंड है कावेरी बेसिन, ऑप्शन थर्ड है कृष्णा गोदावरी बेसिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 74 का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है, 1 और 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली, ये भी करंट से संबंधित है कि उस समय मतलब 2016 या 15 में किसी ने एक राज्य तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया। किसने दिया? आइए बात करते हैं। ऑप्शन 1 है अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन सी है कर्नाटक ने, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र ने एक तितली को विशेष राज्य तितली का दर्जा दिया था अपने। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। बोध गया बघेलखंड में है। 94 दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन भी देखते रहिए साथ में, तभी कर पाएंगे। करने में आसानी होगी, थोड़ा जूम कर दें। बोध गया बघेलखंड में है तो ये गलत है, बोध गया बघेलखंड में नहीं। यहाँ पे देखिए बताना है सही सुमेलित, तो ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। खजुराहो बुंदेलखंड में है तो ये सही है आपका। शिरडी विदर्भ में है, ये भी गलत है। नासिक मालवा में है, ये भी गलत है। ऑप्शन 5 है तिरुपति, तो ये है रायलसीमा में, तो यही दोनों सही हैं, यानी 2 और 5 सही हैं। 2, 5 किस में है? सी, ऑप्शन सी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। तो 2016 से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 2017 और 18 के क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, तीस्ता नदी का उद्गम वहीं है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये गलत ऑप्शन आंसर है, ये सही नहीं है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। बिल्कुल सही है, यह तीस्ता की सहायक नदी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बांग्लादेश की खाड़ी में जा मिलती है, तो ये गलत आंसर है। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब केवल 2 सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप कोहिमा से कोयटम की यात्रा सड़क से करते हैं तो आप मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा। ये पूछ रहा है, यदि आप कोहिमा से कोयटम की यात्रा करते हैं सड़क से तो आप भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। ऐसे क्वेश्चनों को कराने का मतलब यह है कि आप लोग देखते रहिए कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है जो आप फैक्ट पढ़ते हैं वही पूछे जाएं। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको किसी बुक में भी जल्दी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बुक में मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो प्रैक्टिकली आप सोच कर बताना पड़ेगा आपको। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। याद है, कोहिमा से कोयटम जाएंगे तो आपको 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है। भूमध्य सागर यहाँ कुछ दिए हुए हैं, आपको बताना है किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर को चुनिए। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है। जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। उपयुक्त में से कौन सा देश सही है, उत्तर चुनना है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। अब 54 इराक तो होगा नहीं, जॉर्डन भी नहीं होगा, लेबनान और सीरिया आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन सेकेंड है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। ऑप्शन थर्ड है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई। आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब ये फैक्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आपको प्रैक्टिकली सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो इन्हें आप ऐसे ही बता सकते हैं। नीचे दिया हुआ है उपयुक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन 1 है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 3। करेक्ट आंसर बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3 सही है। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि केवल 3 सही हैं। ऊपर के दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। ये पूछ रहा है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। ऑप्शन ए है भीतरकनिका मैंग्रोव, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है पुलिकट झील, ऑप्शन डी है दीपर बील। हालांकि आप लोग समझ सकते हैं इनमें से, ऐसे ही बता सकते हैं, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में देखिए, चंबल नदी में जो घड़ियाल होते हैं वो प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं, बहुत ही फेमस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात। असरवल्ली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। निम्नलिखित नीचे दिए गए कोड में से कौन सा सही है चुनना है आपको। हालांकि ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन लगता है, बट चलो देख लेते हैं ज्योग्राफी में भी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। सही उत्तर बताना है कौन सा सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।
75 का करेक्ट आंसर होगा केवल एक, यानी केवल असरवल्ली सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुछ सिरों, ये करंट से दिया हुआ है उस समय के, यानी 2017 और 16 के करंट से पूछा गया है कि हाल ही में कुछ सिरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास में निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। हालांकि ये अभी भी पूछा गया है, ये जल्दी ही पूछा गया था एग्जाम्स में, 2020 या 21 के एग्जाम्स में भी पूछा गया था कि गुजरात में जो शेर, अब पूछे जाने की संभावना भी है, अभी लाए गए हैं कई सारे 8 शेर लाए गए हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किए गए हैं। 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूनो नेशनल पार्क है, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य पालपुर में, वहीं पे लाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ऑप्शन ए है सुमात्रा, ऑप्शन बी है बोर्नियो, ऑप्शन सी है जावा, ऑप्शन डी है श्रीलंका। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से निकोबार, ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक है। 2017 का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुमात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ से 18 का स्टार्ट हो गया, जो भी 18 में ज्योग्राफी में पूछे गए प्रश्न होंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पहला दूसरा ही प्रश्न दिया गया है कि मरुस्थल क्षेत्र में जलहास को रोकने के लिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में या मरुस्थल क्षेत्र में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होता है। ऑप्शन 1 है कठोर और मोमी पर्ण, ऑप्शन 2 है लघु पर्ण, ऑप्शन 3 है पर्ण की जगह काटे। नीचे दिए गए प्रयोग में कौन सा कोड सही है, नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा यसे मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गए हैं या गया है और सूख गए हैं। निम्नलिखित में से बताना कि मानव क्रियाकलापों के कारण इसमें से कौन सा है जो जल्दी ही सूख गया है। नीचे दिए गए कथन का कोड का प्रयोग करना है। ऑप्शन 1 है अराल सागर, अराल सागर, हाँ यही है, शायद यही करेक्ट आंसर होगा आपका, अराल सागर। नीचे भी देखते हैं, ऑप्शन 2 है काला सागर, ऑप्शन 3 है बैकाल झील। अब नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक अराल सागर, काला सागर, बैकाल झील ये सब नहीं सूखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा, एक तरफ परंपराएं दी हुई हैं या त्यौहार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। चपचारकूट त्यौहार पूछ रहा है, ऑप्शन ए में चपचारकूट त्यौहार किस राज्य में है, मिजोरम में है। अभी नीचे बताना सुमेलित है या नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, बताइए। 22 नंबर का क्वेश्चन है, चपचार त्यौहार मिजोरम में है, बिल्कुल सही है, ये मिजोरम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोंगजाम परबा गाथा गीत मणिपुर में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थांगटा नृत्य सिक्किम में है, तो ये गलत है, थांगटा नृत्य सिक्किम से संबंधित नहीं है। कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है, तो तीसरा नहीं होगा। ऑप्शन 1 और 2 किस में है, ऑप्शन 1 और 2 है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राज्य सरकारों को गैर कोयला खदान नीलामी का अधिकार नहीं है। ये गलत है, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। है, उन्हें अधिकार है। ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सोने की खदानें हैं। ऑप्शन 3 है राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, हाँ है, राजस्थान में लौह अयस्क और तांबे की खदानें भी हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा ये कथन सही है। ऑप्शन
इसमें देख लीजिए ऑप्शन 1 और सेकंड गलत है, तो ऑप्शन 1 सेकंड गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, 1 गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप वाले देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन 1 है बेंगलुरु, ऑप्शन सेकेंड है हैदराबाद, ऑप्शन थर्ड है सी है यहाँ पे नागपुर, ऑप्शन डी है पुणे। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, बेंगलुरु ही सही हो जाएगा। हैदराबाद, नागपुर, पुणे ये सही देशांतर पूछ रहे कौन सा सबसे नज़दीक देशांतर पर है, तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर, इधर शहर दिए हुए हैं, इधर देश या उस देश का नाम है कि कौन सा शहर किस देश में है। ओलोप्पो सीरिया में है, ओलोप्पो ऑप्शन 1 है, ओलोप्पो सीरिया में। ऑप्शन सेकंड है किरकुक यमन, ऑप्शन थर्ड है मोसूल फिलिस्तीन, ऑप्शन फोर्थ है मजार शरीफ अफगानिस्तान। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोसेले फ़िलिस्तीन में नहीं है, शायद ये फ़िलिस्तीन में नहीं है, और किरकुक भी यमन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 4। 1 एंड 4 किसमें, ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कोडाई कैनाल तमिलनाडु में पड़ते हैं। ऑप्शन ए है कोडाई कैनाल, यही सही है, ये तो सही है, आगे भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है कोयलूरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन डी है रेणुका हिमाचल प्रदेश। कोडाई कैनाल तमिलनाडु सही है, हालांकि रेणुका को भी विकसित किया जा रहा है, मतलब विकसित किया जा रहा है, तो ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोडाई कैनाल यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या संभावित परिणाम हो सकता है। मतलब अगर आप नदी तल में बहुत अधिक बालू का खनन करते हैं या करवाते हैं तो उसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। ऑप्शन 1 है नदी की लवणता में कमी, क्या इससे नदी की लवणता में कमी आएगी। ऑप्शन सेकेंड है भौम जल का प्रदूषण होगा। ऑप्शन थर्ड है भौम जल स्तर का नीचे चले जाने की संभावना होगी। नीचे दिए गए हैं कूट, उसमें से सही आंसर को आपको चयन करना है। कूट यहाँ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब देखते हैं। 81 नदी की लवणता में कमी आएगी, तो ये सही नहीं होगा, नदी की लवणता में कमी नहीं आएगी, उस पर कोई हर्फ नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सेकेंड है भौम जल स्तर एवं प्रदूषण, भौम जल स्तर का प्रदूषण, हाँ बिल्कुल होगा। ऑप्शन थर्ड है भौम जल स्तर के नीचे चले जाना, हाँ ये भी संभावना है कि भौम का जल स्तर नीचे चला जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड थर्ड। 2 एंड थर्ड किस में है, ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। कृषि मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है 82 कृषि मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। ऑप्शन सेकेंड है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन थर्ड है कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नीचे देखते हैं, कुट उपयोग में से कौन सा से कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 82 का ऑप्शन बी, यानी कि 3। केवल 3 सही है, बाकी दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 ज्योग्राफी से भी ये भी संबंधित है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित। हाँ, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो ये आंसर तो आपका सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला तो सही है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो ये गलत है, बैरन द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी भी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। यहाँ देखिए सही पूछ रहा है तो ऑप्शन 1 केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्य क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। और ऑप्शन थर्ड है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों की पर पोषण करती हैं, ये भी सही है। ऊपर पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो तीनों सही हैं। तीनों सही किसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र जो कभी समाचारों में उल्लिखित हैं दिए गए हैं, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, जैसा अभी आगे का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन 1 है कैटालोनिया, ये स्पेन में है, पूछ रहा है कि ये स्पेन में है कैटालोनिया। ऑप्शन सेकेंड है क्रीमिया, हंगरी। ऑप्शन थर्ड है मिंडानाओ, ये फिलीपींस। ऑप्शन फोर्थ है ओरोमिया, इसमें दिया गया है नाइजीरिया। पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन नीचे देख लीजिए, दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2 और 3, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन बी है केवल 2, 3, 4। ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है 2 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित राज्यों में से किस में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 94, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो 2018 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 2019 के सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है यानी कि 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। ऑप्शन ए है मानस नेशनल पार्क, ये नहीं है। ऑप्शन बी है नामदफा नेशनल पार्क, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है नेओरा घाटी नेशनल पार्क, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है, पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। और बात करते हैं मानस नेशनल पार्क की, तो ये असम में है नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और नेओरा घाटी नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य के संबंध में बताना कि जून की 21वीं तारीख को सूर्य कहाँ होता है या किस स्थिति में होता है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जून की 21वीं तारीख को सूर्य जो होता है वो उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व यानी कि न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन यानी विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? ऑप्शन है ए तंबाकू, कोको और रबड़। ऑप्शन बी है तंबाकू, कपास और रबड़। ऑप्शन सी है कपास, कॉफ़ी और गन्ना। ऑप्शन डी है रबड़, कॉफ़ी और गेहूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तंबाकू, कोको और रबड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड है दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये रॉन्ग है, यह सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता। ऑप्शन थर्ड है एक सींग वाला गैड़ा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ नहीं लगा होता तो ये सही होता, क्योंकि सिर्फ लगा हुआ है तो ऐसा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। भारत में एक सींग वाला गैड़ा पाया जाता है लेकिन सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये सही नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो आप देखते हैं यहाँ ऑप्शन में 1 किस में दिया है, तो ऑप्शन में 1 दिया है, ऑप्शन ए में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही कथन बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नदियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है किस नदी के तट पर है, या उस स्थान से ये नदी गुजरती है या नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है पढ़रपुर चंद्रभागा नदी, ये करेक्ट है, ऑप्शन ये सही है, पढ़रपुर चंद्रभागा नदी। ऑप्शन सेकंड है तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है हम्पी मालप्रभा नदी, तो ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तो आपका 3 सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। इसमें भी 3 है तो ये भी सही नहीं होगा, और ऑप्शन बी में भी 3 है तो ये भी सही नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए है गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, तो ये गलत है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नहीं होती। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो ये सही है, कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो हमें इसमें से एक ही ऑप्शन बताना था, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक बचाव मेघ विरलन तकनीकी तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलयन अंतःक्षेपण के उपयोग को सुझाव देते हैं? ऑप्शन ए है कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, नहीं। ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, ये भी सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमाल्या जीव मंडल रिजर्व में आते हैं? अगस्त्यमाल्या जीव मंडल रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से इसमें से वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं, आपको बताना है आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए है नेयार, पेपारा और सरदेनु वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदथुरई बाघ अभ्यारण्य, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे अगस्त्यमाल्या जीव मंडल रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, सही है। ऑप्शन सेकंड है मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ है सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं या होते हैं,
तो ये भी सही कथन है, आपको सही ही बताना है इसमें से। तो ये सही चारों के चारों आपके करेक्ट आंसर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारों किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक तरफ प्राणी दिए हुए हैं, वन्य प्राणी, और दूसरी तरफ दी हुई है प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है, देखिए 29 नंबर में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्राणी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ प्राकृतिक रूप से किस स्थान पर पाए जाते हैं या किस नदी में पाए जाते हैं उनका नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है नीले मीन पक्ष वाली महासीर, ये कावेरी नदी में पाई जाती है। तो ये सही है, नीले मीन पक्ष वाली महासीर कावेरी नदी में पाई जाती है, करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड है इरावती डॉल्फिन, ये चंबल नदी में पाई जाती है। तो ये रॉन्ग है, ये चंबल नदी में, इरावती डॉल्फिन जो होती है वो चंबल नदी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन थर्ड है मोर पछाप यानी कि रस्टी चिट्टीदार बिल्ली पूर्वी घाट पर पाई जाती है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 एंड 3। 1 एंड 3 किस में है, 1 एंड 3 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सागर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उस सागर से लगा हुआ देश दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको सुमेलित जो करेक्ट होगा वही बताना है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एड्रियाटिक सागर, अल्बानिया इससे लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल लगा हुआ है अल्बानिया इससे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है काला सागर, इससे क्रोएशिया लगा हुआ है। तो काला सागर से क्रोएशिया नहीं लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सेकंड रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड किसमें रॉन्ग दिया हुआ है। तो सेकंड जिसमें भी दिया होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए में भी सेकंड दिया है तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में नहीं दिया है, ऑप्शन सी में, इसमें भी सेकंड दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में भी सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है तो आपका ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका जो बचता है वो केवल बी बचता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत, उस समय के करंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद है, दूसरी तरफ उससे निकलने वाली नदियाँ दी हुई हैं। ऑप्शन ए है बंदरपूछ, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो ये करेक्ट है, आपका बंदरपूछ से यमुना नदी निकलती है, ये करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड है बारासिगरा, यहाँ से चेनाब नदी निकलती है। तो ये गलत है, बारासिगरा से चेनाब नदी नहीं निकलती बल्कि चंद्रा नदी निकलती है। तो आपका ऑप्शन सेकंड रॉन्ग हो गया। ऑप्शन थर्ड देखते हैं मिलान यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो ये करेक्ट है, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ है सियाचिन, यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। तो ऑप्शन फोर्थ भी करेक्ट है। ऑप्शन फिफ्थ है जेमू, यहाँ से मानस नदी निकलती है। तो जेमू ग्लेशियर से मानस नदी नहीं निकलती, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन फिफ्थ रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन फिफ्थ भी रॉन्ग हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी में भी फिफ्थ, सेकेंड और फिफ्थ दोनों दिया हुआ तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी में भी फिफ्थ दिया है तो ये भी रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि 1, 3 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। भारत में गौड़ खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौड़ खनिज है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लें ताकि सारे ऑप्शंस दिखें। शॉर्ट करने से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है तो इसको थोड़ा जूम ही रखते हैं कि 62 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारत में गौड़ खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में सही कथन आपको बताने हैं।
ऑप्शन ए है इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत गौण खनिज है। हाँ सही है, रेत एक गौण खनिज है। ऑप्शन सेकेंड है गौण खनिज के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड गलत है, ये रॉन्ग है। आपका ऑप्शन थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया है गौण खनिज के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, तो ये सही है। ऑप्शन थर्ड भी सही है और ऑप्शन वन भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन एंड थर्ड। वन एंड थर्ड किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 2019 के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, ज्योग्राफी से पूछे गए। चलिए देखते हैं 2020 और 2021 और 22 में किस प्रकार के ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे गए। तो फ्रेंड्स यहाँ से ज्योग्राफी में 2020 में पूछे गए प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। और एक बात और, यहाँ पे कुछ साउंड्स वगैरह फंक्शन है तो बज रहा है, तो आप लोगों से ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें 2020 में पूछा गया पहला प्रश्न है, यानी कि 68 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ नदी दी हुई है, दूसरी तरफ नदी का मुहाना, मतलब जहाँ जाकर वह मिलती है या गिरती है जिस सागर में, उस स्थान का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए मेकांग नदी अंडमान सागर में गिरती है। ऑप्शन सेकंड है थेम्स आयरिश सागर में गिरती है। ऑप्शन थर्ड है वोल्गा नदी या कैस्पियन सागर। ऑप्शन फोर्थ है जाम्बेजी नदी या हिंद महासागर। तो उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है, आपको बताना है। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि ऑप्शन ए जो मेकांग नदी अंडमान सागर, ये अंडमान सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये गिरती है दक्षिणी चीन सागर में। ऑप्शन सेकंड है थेम्स नदी, ये आयरिश सागर दिया हुआ है, तो ये भी आयरिश सागर में नहीं गिरती है, या इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है। और थेम्स नदी के तट पर ही लंदन शहर पड़ता है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड वोल्गा नदी या कैस्पियन सागर में गिरती है, करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ है जाम्बेजी नदी या हिंद महासागर में गिरती है, ये भी करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 एंड 4। देखते हैं 3 एंड 4 किस ऑप्शन में है। 3 एंड 4 ऑप्शन सी में है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 आपका। 72 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ऑप्शन सेकेंड है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह की होती है। ऑप्शन थर्ड है सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन फोर्थ है भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन फोर्थ भी रॉन्ग है क्योंकि भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है, केरल में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन एंड सेकेंड। तो देखते हैं वन और सेकेंड किस में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वन एंड सेकेंड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन ए है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन थ्री है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन फोर्थ है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। उपयुक्त तो दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कावेरी बेसिन क्षेत्र में नहीं है, ये आई थिंक ये गोदावरी बेसिन क्षेत्र में है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य तीनों कावेरी बेसिन क्षेत्र में आते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3rd एंड 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय अनुपमृग यानी कि बारहसिंघा उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्छी है के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये पूछ रहा है कि भारतीय अनुपमृग यानी कि जो बारहसिंघा होते हैं, जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्छी है, मतलब केवल शाकाहारी है, के संरक्षण के लिए उसका प्राकृतिक आवास कौन सा है। ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में पड़ता है। ऑप्शन सी है मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मृदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य आई थिंक केरल और कर्नाटक के सीमा पर पड़ता है। और ऑप्शन डी है ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान स्टेट में पड़ता है। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ए, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है कि इस्पात स्लैग किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आधार सड़क निर्माण के लिए, हाँ प्रयोग किया जाता है, ये करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड है कृषि मृदा के सुधार के लिए, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड है सीमेंट के उत्पादन के लिए, ये भी करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे तीनों आंसर आपके करेक्ट हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3rd सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावित स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन सेकंड है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन थर्ड है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और ऑप्शन फोर्थ है मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो 77 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। जहाँ पर कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं तो वो स्थान है यहाँ अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। बात करते हैं किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये यूपी में पड़ता है। मानस तो आप लोगों को पता ही है, असम में है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तराखंड में पड़ता है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का। कृषि में शून्य जुताई का या के क्या लाभ है। ऑप्शन ए है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपको सही कथन बताना है, यहाँ पर देख लीजिए, सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है कि पिछली फसल को अवशेषों को जलाए बिना बुआई संभव है, बिल्कुल संभव है। ऑप्शन ए सही है, करेक्ट है। शून्य जुताई, जीरो टिलेज से संबंधित है ये क्वेश्चन। ऑप्शन 1 है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना बुआई संभव है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड है चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। ऑप्शन सेकंड भी सही है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन थर्ड है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तो ऑप्शन थर्ड भी सही है। यानी कि इसमें सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
86 नंबर का, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, उड़द की खेती खरीफ और रबी की फसल दोनों में की जा सकती है, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ की दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी की दालों का उत्पादन घटा है, तो ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 किस में दिया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। क्वेश्चन है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, हल्की सुप्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण किए हो और उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है कपास। उपोष्ण प्रकृति की फसल बताना है आपको। ऑप्शन ए है कपास, तो आपका यही हो जाएगा, कपास ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि कपास उपोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है। ऑप्शन सेकंड भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है जूट, सी है गन्ना और डी है चाय, तो आपका करेक्ट आंसर ए ही रहेगा, कपास सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, ऑप्शन थर्ड है कायनाइट और फोर्थ है सिलेमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा ऐसे आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? इसमें आपको मेजर मिनरल्स बताने हैं कि कौन कौन से आधिकारिक रूप से मेजर मिनरल्स हैं इंडिया के। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, 1 और 2। ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2, 3 और 4। यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स, बेंटोनाइट यह भारत का आधिकारिक खनिज नहीं है। ऑप्शन सेकंड है क्रोमाइट, ये है। ऑप्शन थर्ड है कायनाइट, ये भी आधिकारिक खनिज है। और ऑप्शन फोर्थ है सिलेमेनाइट, ये भी है। तो यानी आपका आंसर सही हो जाएगा 3, 4, 2। देखते हैं 3, 4, 2 किस में दिया हुआ है। 2, 3, 4 ये ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2020 में और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, महासागर औसत तापमान। यहाँ पे लिखा हुआ है महासागर औसत तापमान यानी कि ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है OMT यानी कि ओशियन मीन टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस ताप रेखा की गहराई तक मापा जा सकता है, जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है आपका OMT यानी कि ओशियन मीन टेम्परेचर, जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है। उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घावधि औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 सही है, पहला सही नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है यह 2 जिलों में विस्तृत है, तो ये सही है, ये राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड है उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन थर्ड है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एंड थर्ड। 1 एंड थर्ड किस में है? 1 और थर्ड है ऑप्शन सी में, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? 96 नंबर का क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अक्साई चीन के पूर्व में, ऑप्शन बी है लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी है गिलगिट के उत्तर में,
ऑप्शन डी है नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का। 99 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, तो ये रॉन्ग है। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में नहीं होता। ऑप्शन सेकंड है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन थर्ड है चक्रवात की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री कम होता है, तो ये रॉन्ग है। 10 डिग्री नहीं कम होता है, बट निश्चित नहीं है कि 10 ही डिग्री कम होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है केवल दो। केवल दो किस में है? केवल दो ऑप्शन सी में दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए है कार्बेट यानी कि जिम कार्बेट, ऑप्शन बी है रणथंभौर, ऑप्शन सी है नागार्जुन सागर या श्रीशैलम, ऑप्शन डी है सुंदरवन। तो आपको बताना है बाघ आवास के अंतर्गत कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो 100 का करेक्ट आंसर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो ये 20 के जो भी ज्योग्राफी में पूछे गए 2020 के क्वेश्चन थे वो इस कवर हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं 2021 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स 2020 के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 2021 के सारे प्रश्न। क्वेश्चन 1 है यानी 19 नंबर की, ब्लू कार्बन क्या है? ऑप्शन ए है महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगहित कार्बन, तो यही आंसर सही है। ऑप्शन ए ही सही है कि ब्लू कार्बन महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगहित एक कार्बन टैक्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन 1 है फर्न, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन सेकेंड है लाइकेन, तो ये जीवित रह सकते हैं मृदा विहीन सतह पर। ऑप्शन थर्ड है मांस, ये भी जीवित रह सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ है छत्रक या मशरूम, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड थर्ड। 2 और थर्ड किस में है? ऑप्शन सी में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, ताड़ तेल अर्थात पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है पाम ऑयल। ऑप्शन 1 है ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। ऑप्शन सेकंड है ताड़ तेल यानी लिप्टिस और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, तो सही है। पाम ऑयल जो होता है वो लिप्टिक्स और इत्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड है ताड़ तेल यानी कि पाम ऑयल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है? ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है सतलज। 53 का करेक्ट आंसर आप लोगों को पता ही होगा, चेनाब नहीं है, ये सारी उसकी सहायक नदियों की सहायक नदी हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरकोल और खाटू किनके नाम हैं? ऑप्शन ए है हिमनद, ऑप्शन बी है मरान यानी कि मैंग्रोव क्षेत्र, ऑप्शन सी है रामसर क्षेत्र, ऑप्शन डी है लवण झील।
तो इसको तो आप लोगों को पता ही होगा लगभग, जिन्होंने करंट वगैरह पढ़े होंगे। तो 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लवड़िए झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन सेकेंड है नागावली, ऑप्शन थर्ड है सुवर्ण रेखा, ऑप्शन फोर्थ है वंशधारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? 55 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 4 सही हैं, केवल 2 सही हैं, यानी कि नागावली और वंशधारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है वैश्विक सागर आयोग, यानी कि ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी कि सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। तो ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड देखते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तो ये सही है आपका, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, ये करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड है दुर्लभ मृदा खनिज, यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध हैं। तो ये भी करेक्ट आंसर है आपका। तो पिक में से कौन सा या से कथन सही है तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है 2 एंड थर्ड। 2 एंड थर्ड आपको किस में है? ऑप्शन बी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष अर्थात लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? ऑप्शन ए है गन्ना, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन बी है सूरजमुखी, सी है बाजरा और डी है अरहर। तो ऑप्शन ए ही किसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है 58 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अत्यधिक उष्ण होते हैं। ऑप्शन सेकेंड है शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों की पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पृथ्वी 62 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है नदियों और झीलों में जलों की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से कम है, इसलिए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सेकंड है ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो ये करेक्ट है, जो भी बर्फ जमे हुए हैं ध्रुवों पर वो उनकी जल की मात्रा भूमि जल की मात्रा से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दो किस में है? ऑप्शन बी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा यानी कि सहजन के वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। तो सहजन के वृक्ष फलीदार नहीं होते, ये फूलों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, इनकी सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन सेकेंड है इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तो इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 1 एंड 2 रॉन्ग हो गया। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन 1 और 2 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें भी 1 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी भी, ऑप्शन ए और में भी 1 और 2 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3, 4, 5। 3, 4, 5 सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
64 नंबर का कि भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। ऑप्शन ए है भूरी वन मृदा, ऑप्शन बी है विदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टान, तो ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट है। ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से ही, अपक्षय से ही काली मृदा की रचना हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 2022 के प्रश्न ज्योग्राफी के स्टार्ट होते हैं जो पूछे गए हैं। आइए इन्हें भी कवर कर लेते हैं थोड़ा जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 21 नंबर का, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोद्भवी स्रोत है। यानी कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का उत्पादन होता है, तो वो है ऑप्शन बी यानी कि धान की फसल। आप लोगों को ये क्वेश्चन पता ही रहा होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट ऑप्शन ही बताया है, धान की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। ऑप्शन 1 है बीज की कम आवश्यकता होती है, तो करेक्ट है आंसर, इसमें बीज की आवश्यकता कम होती है। ऑप्शन सेकेंड है मेथेन का उत्पादन कम होता है, ये भी सही है। ऑप्शन थर्ड है बिजली की कम खपत होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, नीचे गए कोड चुनना है, इसमें से कौन सा कोड चुनेंगे, तो तीनों सही है। तीनों किस में सही है, ऑप्शन डी में, तो डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूखा मरुस्थल में बदल गई। ऑप्शन ए है लेक विक्टोरिया, तो ये सही नहीं है आपकी, लेक विक्टोरिया सही नहीं है। ऑप्शन बी है लेक फगुविन, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, लेक फगुविन, जो कि पश्चिमी अफ्रीका की एक झील है जो सूखकर मरुस्थल में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से एक से निर्मित हुई है, किससे हुई है। ऑप्शन ए है कावेरी, तो ये कावेरी से निर्मित नहीं हुई है। ऑप्शन बी है मंजीरा, मंजीरा से भी निर्मित नहीं हुई है। ऑप्शन सी है पेन्नार, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पेन्नार नदी, जो गंडीकोटा घाटी है ये पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ पर्वत दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा या से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, ये बताना है सही सुमेलित है या नहीं है। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी है नंदा देवी कुमायूं हिमालय, तो ये करेक्ट आंसर है आपका सेकंड करेक्ट है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, नौकरेक सिक्किम हिमालय में है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी सही नहीं है। तो आपका पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो केवल 2 सुमेलित, केवल 2 सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है। ऑप्शन ए है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। लिवेंट लिवेंट जो है ये इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन ए। लिवेंट शब्द जो है वो आमतौर पर पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, ऑप्शन ए है अजरबैजान, ऑप्शन सेकेंड है किर्गिस्तान, थर्ड है ताजिकिस्तान, फोर्थ है तुर्कमेनिस्तान और फिफ्थ है उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। ऑप्शन ए है अजरबैजान, तो अजरबैजान की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती। तो आइए देखते हैं यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा के ऑप्शन 1 किस किस में दिया है। तो ऑप्शन 1 दिया है ऑप्शन डी में, यहाँ देखिए 1 रॉन्ग है, ऑप्शन 1 रॉन्ग है ना, तो ऑप्शन 1 इसमें दिया है डी में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 1 दिया है बी में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 1 दिया है ए में, तो ये भी रॉन्ग हो गया, सॉरी। ऑप्शन 1 दिया है ए में, तो ये भी रॉन्ग हो गया।
तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी कि केवल सी सही है, जिसमें 3, 4 और 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। ऑप्शन ए है मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन सेकेंड है मोनाजाइट में थोरियम होता है, ये भी सही है, सेकेंड भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड है भारत की समस्त तटवर्ती बालुका में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है, तो ये गलत है, समस्त में नहीं होता, कहीं कहीं पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्थ नंबर का, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, तो यही सही है, ये भी सही है, आपका फोर्थ भी करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड फोर्थ। 1, 2 एंड फोर्थ किस में है? ऑप्शन बी में है। 1, 2 और फोर्थ किस में है? ऑप्शन बी में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? ऑप्शन ए है जून महीने का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन बी है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, ऑप्शन सी है जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा और ऑप्शन डी है जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल और 3 है हिमाचल प्रदेश और 4th है त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन पर अभी आयोग को भी थोड़ा विवाद में है, तो इसका हम करेक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसमें आयोग ए भी बता रहा है और डी भी बता रहे हैं, तो आपको जो सही लगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जलाशय दिए हुए हैं, दूसरे तरफ राज्य दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है घटप्रभा तेलंगाना, ऑप्शन बी है गांधीनगर मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4th है मैथेन छत्तीसगढ़। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव बताना है आपको कि कितने सुमेलित नहीं हैं। 70 का नेगेटिव बताना है कितने सुमेलित नहीं हैं। तो केवल एक युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक में कथन ध्रुवीय कोड यानी कि पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, पोलर कोड बताना है कि का वर्णन करता है। ऑप्शन ए है ध्रुवीय जलाशयों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। थोड़ा शॉर्ट कर लें, पूरे ऑप्शन दिखें, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ध्रुवीय कोड या पोलर कोड होते हैं और ध्रुवीय जलाशयों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा कोड अंतर्राष्ट्रीय कोड होते हैं, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर। 79 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, सही है, चाय बोर्ड जो है वो भारत का सांविधिक निकाय है। ऑप्शन सेकेंड है यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के संलग्न नियामक निकाय है, तो ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है, ये कुछ ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड है चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन फोर्थ है इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं, तो ये सही है। ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 4 सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4 सही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2013 से लेकर 2022 तक के ज्योग्राफी में पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस प्रकार की और आगे की कक्षाएं प्रीवियस ईयर की पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। और किस सब्जेक्ट पर आपको अगली क्लास चाहिए ये आप लोग बता दें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।